अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप की मुआशी बदहवासी और पाकिस्तान की जुरतमंदाना सालिसी की। मशरिक़ वस्ता की ज़मीन एक बार फिर दहक रही है, जहां ईरान ने तल अबीब और अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मल्टी वॉर हेड मिज़ाइलों की बरसात करके दुनिया को हैरान कर दिया। एक तरफ मिज़ाइल जंग में शौले बुलंद हुए तो दूसरी तरफ सिफारती मेज़ पर चालें चली जा रही हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने दावा किया है ट्रंप के हालिया बयानात का असल मकसद अमन नहीं बल्कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों को कम करना है ताकि अमरीकी मईशत को सहारा मिल सके। तेहरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी 6 सख्त शराइत भी पेश कर दी हैं। ईरान का कहना है नुकसानात के अज़ाले तक जंग की आग ठंडी नहीं होगी और अमेरिका और इसराइल कल तक हमलों की धमकी दे रहे थे, आज मुज़ाकरात की राहें तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप को अचानक ईरान से बात करने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि वो अपनी मौशी साख बचाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ईरान पावर प्लांट्स पर हमले फिलहाल मौखर कर दिए हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी अब ट्रंप की डील पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जबकि ईरान इसे महज ट्रंप का शोशा करार दे रहा है ताकि जंग में वक्फा हासिल करके पेट्रोल की कीमतें गिराई जा सके। अमेरिका की इस बदहवासी को तेहरान में घुट टेकने से ताबीर किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका अब खुद मुलाकात की दरख्वास्त नहीं कर रहा है। इस तमाम बहरान में पाकिस्तान एक इंतहाई अहम और मरकजी सालिस के तौर पर उभरा है। इस्लामाबाद ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी हैं, जिसके लिए सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। एक तरफ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप से रबता किया तो दूसरी जानब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ईरानी क़यादत से मुसलसल राबते में हैं ताकि खित्ते को किसी बड़ी तबाही से बचाया जा सके। जहां बरतानिया इस जंग के तवील होने की पेशगोई कर रहा है, वहीं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी का फैसला करा है। इसी बार बात करेंगे, हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर हैं मशरिक़ वस्ता अमूर के मुर्तज़ा नगरी साहब। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। ईरान की मल्टी वॉर हेड मिज़ाइलों से हमले जारी हैं और ईरान ने इसराइल और USA की कमर तोड़ कर रख दी है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि ईरान किस तरह से इसकी सापिलाई दीवार की तरह खड़ा है। अब पाकिस्तान दरमियान में आ चुका है और ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में मुलाकात होने वाली है ईरानी स्पीकर के साथ और अमेरिका के मुख्तलिफ नुमाइंदे के वहाँ पर मौजूद होंगे हफ्ते के रोज़। तो आप क्या समझते हैं, सूरत हाल किस तरफ जाएगी और क्या पाकिस्तान कामयाब हो सकेगा? बहुत शुक्रिया शहरबानो अवान साहिबा, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, कुछ कलीदी नुकात को समझना जरूरी है कि इस वक्त जंग किन किन के हाथों में है। कल तक जब जंग शुरू हुई थी, इब्तदाई दिनों में ट्रंप का यह दावा था कि हम चंद दिनों में अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे और उसके बाद जो है वो जंग तमाम हो जाएगी। लेकिन आपने देखा ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ईरान पहले दिन से ये दावा कर रहा था कि अगर ये जंग हुई तो फिर ये पूरे खित्ते की जंग होगी, इसमें पूरा खित्ता लपेट में आएगा। जिन जिन ममालिक से हमारे साथ नाइंसाफी की जाएगी, हम पर अटैक किया जाएगा, हम उस किसी भी एक मुल्क को सालिम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पिछले 12 दिन की जंग में ईरान ने बहुत ज्यादा रियायत की, बहुत ज्यादा ख्याल रखा। हालांकि उन 12 दिन की जंग के अंदर भी जब ये इसराइल पर हमला करते थे तो तमाम मिसाइल इंटरसेप्ट होते थे खलीजी ममालिक से। और अब तो इंतहा हो गई ना, अब तो हमला ही खलीजी ममालिक से शुरू हुआ। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत और उनके साथ जो 5-6 जनरल शहीद हुए, आप उनके यानी आप अंदाजा कीजिए, जो उनके रिहायशगाह पर जो मिसाइल मारे गए वो 200 से 250 माइल्स के फासले से मारे गए। तो 200 से 250 माइल्स का फासला इसराइल का नहीं बनता है, ना ही डीगो गार्सिया का बनता है और ना ही वो कैब्रस का बनता है और ना ही वो जहां उनके जहाज खड़े हुए थे वहां का बनता है। वो फासला खलीजी ममालिक का बनता है। तो खलीजी ममालिक को ये बहुत दफा वार्न किया गया, समझाया गया कि इन मामलात में आप ना पड़ें, ये ठीक नहीं है। तो ईरान ने कहा कि अगर ये हुआ तो अब की दफा हम किसी किस्म की मुराद या रियायत नहीं करेंगे। और आपने देखा कि जंग पूरे खित्ते में फैल गई और ट्रंप के हाथ से ये जंग निकल गई। ट्रंप के हाथ से इस तरह से निकली कि अभी आप देखिए कि ईरान आंख के मुकाबले में आंख, हाथ के मुकाबले में हाथ और टांग के मुकाबले में टांग का जवाब दे रहा है। जिस भी एनर्जी के सेक्टर को ये हिट करते हैं, अगले दिन ईरान हैफा से लेकर कतर तक तमाम एनर्जी सेक्टर्स को हिट करता है। अभी जो ट्रंप साहब अपने बयान से 48 घंटे के बयानिए से जो बैकफुट पर आए, उसकी भी बुनियादी वजह यही हुई कि ईरान ने जितनी थ्रेट्स ईरान ने यूएस को और इसराइल को दी थी वो अमली बनाकर दिखाई उन्होंने। और कहा कि अगर इस खित्ते में हमारे लिए अमन नहीं है तो फिर किसी के लिए भी अमन नहीं है। इसी वजह से एक वजह यह है कि ट्रंप को बैकफुट पे आना पड़ा और दूसरी वजह इस रिसेंट एरा का सबसे बड़ा ट्रेडिंग स्कैम हुआ है। ट्रंप इस जंग के अंदर भी अपने और अपने खानदान के मफादात की तलाश में है, क्योंकि इंसानियत नाम की तो चीज इस शख्स के अंदर है नहीं। इस रिसेंट एरा के अंदर देखिए क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं।
इसने कहा अपने तमाम खानदान के लोगों से, अपने साथ के लोगों से कहा कि ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, मैं मंडे को ये ऐलान करूंगा कि हमारा ईरान के साथ जो है वो सीज फायर हो गया। हालांकि ये ट्रम्प चंद दिन पहले तक, यानी 2 दिन पहले तक ये कह रहा था कि ईरान के अंदर हमने सबको एलिमिनेट कर दिया, मुज़ाकरात करने के लिए कोई बचा ही नहीं है और ये मेरे लिए बड़ी खुशाइन सिचुएशन है। हम्म। और पीर के दिन ये कह रहा है कि हमारे तमाम मुज़ाकरात ईरान से जारी हैं, बहुत अच्छी कंक्रीट सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, सीज फायर हो गया। ये सारी बातों का मतलब ये था कि अपने खानदान को और अपने अहबाब को इसने ये कहा कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा मेरे बयान के फौरन बाद, चूंकि तेल की कीमत नीचे आएगी। और आपने देखा ट्रंप के इस बयान के बाद तेल की कीमत जो खाम तेल की 115 से सीधा 95-94 डॉलर के ऊपर आकर खड़ी हो गई, यानी 17, 18 और 20% का फासला आ गया। तो इसी दौरान ट्रंप और उसके खानदान ने तेल के अंदर और एनर्जी के सेक्टर के अंदर सरमाया गुजारी की। और अब ये देखें दोबारा ये 95 से निकलकर 104 और चंद 1-2 दिन के अंदर दोबारा 115 और 20 पे चला जाएगा। तो बिलियंस ऑफ डॉलर का स्कैम हुआ है। न सिर्फ ये तेल के एनर्जी सेक्टर के अंदर स्कैम, इसके बयान के बाद इन्होंने कुछ शेयर्स पहले भी ले लिए थे। अपनी अपनी रिसर्च टीम को कहिएगा मेरी इस बात पर रिसर्च करें। कुछ शेयर्स जो दूसरे सेक्टर्स के अंदर हैं उनको पहले खरीद लिया क्योंकि वो नीचे आ गए थे, सस्ते में उन्हें खरीद लिया। और जब ट्रंप ने सीज फायर का बयान दिया तो वो 20-25% उनकी हाइप क्रिएट हो गई और वो हाइक करके ऊपर चले गए जम करके। तो उन्होंने क्या किया, उनको वहीं बेच दिया। जो शेयर पहले खरीदे हुए थे उनको वहां बेचा, उससे अरबों डॉलर कमाए। और इस बयान के बाद जब तेल की कीमतें नीचे आई तो तेल के अंदर इन्वेस्ट किया, उसी पैसे को कमाए हुए अब ये तेल के मामलात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे मंडी लास्ट तक जो है वो 115-20 पे चली जाएगी तो फिर बेच देंगे। इतना बड़ा ट्रेडिंग स्कैम तारीख में, इतना बड़ा ट्रेडिंग स्कैम किसी ने नहीं किया होगा। इंसानियत से आरी आदमी है। नंबर 1 ये। नंबर 2, ईरान ने क्या किया आप देखें। आप इसको, इस जंग को आम सिचुएशन में नहीं देखिएगा कि दो ममालिक के दरमियान हो रही है। ईरान का सबसे बड़ा कारनामा अब तक यह है जो सामने आया है, इसराइल और अमेरिका को जवाब देने के अलावा इराक के अंदर से नेटो और अमेरिका की तमाम अफवाज का इनखला हो गया है। बिल्कुल। विक्टोरिया एयरबेस जो इनका बगदाद में था, क्योंकि एनुल असद तो इन्होंने खाली कर दिया था, माजरत चाहता हूं। विक्टोरिया एयरबेस जो इनका इराक में मौजूद था, बगदाद में सबसे बड़ा, वहां की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं उन्होंने और ईरान ने उस पर मुसलसल अटैक किए और इस कदर अटैक किए कि कल रात को नेटो और अमेरिका की तमाम फोर्सेस ने उसे खाली कर दिया। खाली करके वो उर्दून की तरफ और सीरिया की तरफ मूव हो गए। तो ये ईरान के लिए एक बड़ी कामयाबी, यानी ईरान के फ्रंट पर जो मुल्क सबसे करीब था इराक, वो खाली हो गया, यहां से अमेरिका निकल गया। ये इराक की बहुत बड़ी नाकामी। बहरीन के ऊपर अटैक कर करके उनका जो इराक का जो नेवल सिस्टम था उसको कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया पूरा। बहरीन इस वक्त बहरीन की बादशाहत के पांव लड़खड़ा रहे हैं कि हमारा मुल्क कहीं, हमारे लोग हमारे खिलाफ बगावत न कर दें। तो यूएई का हाल आपने देखा, दीगर ममालिक का हाल आपने देखा। अभी भी मैं कुछ वीडियो देख रहा हूं जो इराक से मुझे मौसूल हो रही हैं। कुवैत के अंदर से अभी भी मिसाइल ईरान के ऊपर हिट किए जा रहे हैं और फिर बरादर इस्लामी ममालिक ये कह रहे हैं कि ईरान हम पे हमला ना करे। यानी कुवैत के अंदर से, यानी सऊदी अरबिया के अंदर से, इमारात के अंदर से मुसलसल कार्रवाइयां हो रही हैं और फिर ये जुमला दिया जाता है कि हमें हिट ना करे। तो आप बरादर मुसलमान ममालिक रहे कहां है, मेरा सवाल ये है आपसे। और तो अभी सारे सिनेरियो के अंदर आपने मुज़ाकरात की बात की। मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए हैं, अभी डिप्लोमेटिक चैनल्स को फाल करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि मुज़ाकरात ईरान 2015 से इनके साथ करते हुए आ रहा है, जिसमें जेसीपीओ के अंदर से पहले अमेरिका निकला, फिर यूरोप निकला, फिर लास्ट टाइम 12 रोजा जंग से पहले इनको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाकर खंजर मारा गया पीठ पर, और फिर दोबारा अभी ओमान के साथ बिठाया गया, ओमान की सालिसी के अंदर फिर इनकी पीठ पर खंजर गोपा गया। तो क्या भरोसा है और क्या यकीन है अमेरिका के ऊपर के पाकिस्तान को बिठाकर पाकिस्तान और ईरान दोनों की पीठ में खंजर न गोपे। तो ईरान के लिए ये बड़ा सख्त मरहला है। ईरान ने कहा मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं अभी भी, लेकिन उसके लिए हमारे 6 नुकात हैं। मिसाल के तौर पर पहला नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, जंगबंदी जमानत के साथ हो, दोबारा ये जुर्रत और जसारत अमेरिका न करे, इसराइल न करे हम पर हमला करने की। दूसरा नुक्ता, खलीज में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डे खाली हों। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि ईरान की जानिब से मल्टी वॉर हेड मिसाइलों ने तल अबीब और अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। दिफाई नुक्ता नज़र से ये टेक्नोलॉजी इसराइल के आयरन डोम और अमेरिकी दिफाई निज़ाम के लिए कितनी बड़ी नाकामी है। और अब जो पाकिस्तान की जानिब से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए मुज़ाकरात के तौर पर सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप को फ़ोन और सालिसी की पेशकश भी सामने आई है। और ईरान के साथ तो हम शुरू से राब्ते में हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ये मिलिट्री डिप्लोमेसी किस तरह से कामयाब होगी खत्े के लिए?
जी हाँ, शुक्रिया शहबानो। देखें, पहले बात यह है कि जो आयरन डोम जो कंसेप्ट है, हमने जब हमास ने इन्वेड किया था तो उस वक्त भी देखा था कि वो उनको रोक नहीं सका। और लास्ट ईयर की जब जंग हुई थी, 12 दिन की जंग थी, उसमें भी ईरान प्रिवेल कर गया था। उस वक्त भी इनके मिसाइल जाके लगते रहे हैं। अब तो मसला ये हुआ है कि देखिए 25 दिन हुए, फोर्थ वीक में है और इसके बाद उनके इंटरसेप्टर्स की भी कमी है। सो दैट्स वाई वो वैसे भी ब्लैकआउट है, तो ईरानियन मिसाइल जो हैं वो जाके हिट कर रहे हैं और मैसिव कैजुअलिटीज, वो रिपोर्ट तो नहीं हो रही है बट जो हम्म। इम्पैक्ट है वो मैसिव है। तो वो अब समझ लें, इनका चाहे आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है और इसके बाद एरो 1 और 2 है, वो दे हैव फेल और इंटरसेप्टर की शॉर्टेज पड़ गई है। इंडो पैसिफिक कमांड से भी शिफ्ट कर रहे हैं, साउथ कोरिया से इस तरह शिफ्ट हुए हैं। फिर इनकी इतनी प्रोडक्शन नहीं है कि फ्यूचर में इतने ये इंटरसेप्टर्स दें। और आप देखें, एक शाइड ड्रोन 136 के पीछे जो $35,000 मैक्सिमम है, उसके पीछे जब आप एटलीस्ट 2 to 4 आप इंटरसेप्टर फायर करते हैं, एक इंटरसेप्टर की वैल्यू इज 1 मिलियन to $12 million है, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या यूज कर रहे हैं। तो वो इनका लॉस हो रहा है। हम्म। सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि जो आपने बात की है कि जो पाकिस्तान का रोल है, तो देखें समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट हैज हैपन। और एक मेरा ख्याल में पाकिस्तान का एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज इन मेकिंग। पाकिस्तान देखें कि जब मार्के हक हुआ बुनियाद मखसूस के बाद, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल, पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एक इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ गई थी। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर था साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी प्रोवाइडर था। और एक्नॉलेजमेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से बारहा दफा पर की गई। और फिर बाद में हमने जब एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया सऊदीज के साथ, तो वो हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए थे। और हम अभी देखें कि हम लीबिया तक पहुंचे हैं कि वहां पे हम भी एक उनसे एक डील भी हमारे होने जा रही है। लेकिन अब जो वाकया हुआ है, देखें, मैं जिससे बात कर रहा था कि समथिंग वेरी यूनिक हैज हैपेंड कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फॉल ऑफ सडन ही अनाउंस कि 5 दिन के लिए हम एक इसमें जो अटैक्स में नहीं कर रहे हैं, स्पेशली पावर इंस्टॉलेशन की बात हो रही है। और उसमें वो अभी जिस तरीके से फाइनेंशियल टाइम ने कोट किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बातचीत हुई विद प्रेसिडेंट ट्रम्प और दैट इज द ट्रस्ट कि उन्होंने कहा हम 5 दिन के लिए इसको रोक रहे हैं। सो दैट इज द ग्लोबल वैलिडेशन है पाकिस्तान की रेलेवेंस की जो इंटरनेशनल अफेयर्स में है। और पाकिस्तान का एक्सेस जो है अक्रॉस आप देखें, ब्रिगेड चाहे साहब, आप क्या वेस्ट है। समझते हैं पाकिस्तान किस कदर कामयाब हो सकेगा इस तमाम तर सूरत हाल में? लाइकली है, देखें, पाकिस्तान है शोन की सोलिडरिटी जो हमने शो की है ईरान के साथ, और ईरान का ट्रस्ट है पाकिस्तान पे। और रिसेंटली जो अभी रहबर की तरफ से, मुश्तबा खामनाई की तरफ से भी जो मैसेज आया, पाकिस्तान को उन्होंने एक्नॉलेज किया था। और इसके अलावा हमने वी है प्रिजर्व अवर हमारी जो रेलेवेंस है या हमारी जो स्ट्रेटेजिक टाइज है विद अमेरिका है और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ है, तो वो हमने वो भी प्रिजर्व ठीक। किए हैं। तो वी विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म कि वहाँ पे ये बातचीत होगी। और लाइकली देखे फाइनेंशियल टाइम ने कोट किया, इस्लामाबाद भी वेन्यू होगा। और लाइकली है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस यहाँ पे आएंगे और मजलिस के जो स्पीकर हैं वो यहाँ पे लाइकली होंगे। और यकीनन देखें कि पीछे बातचीत तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे ना, जब ये हमले से पहले तो वो तो ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग इनकी हो चुकी थी। तो अभी भी जो ईरान की डिमांड से लेकिन उस पर भी डिस्कशन होंगी, रिलैक्सेशन देने को तैयार होंगे, क्योंकि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प भी चाहेगा एक सेफ एग्जिट, क्लीन ब्रेक हासिल करना चाहेगा और विन विन सिचुएशन वो चाहेंगे। सिमिलर देखिए ईरान के अंदर कि ईरान को तो वो एडवांस वो जो चाहते थे रजीम चेंज और या डिक्टेट करवाने, वो तो नहीं हो सका। सो ईरान वाज अ डिफरेंट चैलेंज फॉर देम। तो लेकिन ईरान के अंदर ठीक डिस्ट्रक्शन है। बहुत ज्यादा हुई। तो लाइकली है कि होपफुली थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन, को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, मुर्तज़ा साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ईरान की जानिब से जो मीज़ल्स का इस्तेमाल किया गया वो सारी दुनिया ने देखा, और जिस तरह से ईरान की जानिब से डट कर खड़ा रहा, मतलब हमने देखा कि एक के बाद एक ईरान जो है वो जवाबी हमले देता रहा। हमने रशिया का एक बयान सामने आया है, रशियन डिफेंस मिनिस्टर का, उनकी जानिब से कहना है कि ईरान ने
अभी अपने जो बेस्ट मीजल्स हैं, मीजल सिस्टम, वो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए। और वो ऐसी उनके पास क्वालिटी है और इस तरह के तबाहकुन सूरत हाल उसकी हो सकती है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी वैसे मिज़ल्स मौजूद नहीं हैं। और वो जो जितने भी उनकी अगर हम बात करें कि वो मिज़ाइल जो हैं वो कितने केपेबल हैं, तो वो इतने केपेबल हैं कि वो इजराइल के साथ मिडल ईस्ट को भी तबाह कर सकते हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ट्रंप जो है वो ये समझ गए थे, सदर ट्रंप, कि अब वाकई मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है, या फिर ये भी उनका कोई हरबा है कि वो दोबारा से इजराइल को आर्म करना चाहते हैं, तो इसलिए वो एक वक्त लेना चाहते हैं, क्योंकि पहले से भी वो मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद थे, तो उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई पर जो हमला किया और उनकी शहादत सामने आई। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट के हल्के हैं वो ये समझते हैं कि इनको सीज फायर का मौका देना, यानी दोबारा से इनको रीआर्म करना, जो स्टॉक इनका खत्म हो गया है उसे दोबारा बढ़ाना, यहाँ पर इनके जो रेडार्स हैं उन्हें दोबारा लेके आना। इसलिए ईरान समझता है कि जब तक हम अमेरिकन जो यहाँ पर मशीनरी है उसको मुकम्मल तबाह ना कर दें, और इनके जो मैंने अभी शराइत जो आपको बयान की थी वो रुक गई। ब्रिगेड साहब, आपकी जानिब आऊंगी, यही सवाल आपसे है। क्या आप क्या समझते हैं कि रशियन जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी जानिब से भी इतना बड़ा बयान दिया जाना, तो सदर ट्रंप जो हैं वो अचानक से मुज़ाकरात की मेज़ पर क्यों आना चाह रहे हैं? देखें, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि ट्रम्प ने रियलाइज किया है, ईरान ने भी रियलाइज किया है, दी वार इज गेटिंग कॉस्टली, बहुत मुश्किलात है। आप देखें इसकी इम्प्लीकेशंस, आप देख लें कि खाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इम्प्लीकेशंस क्या हुई हैं कि आपके तेल और गैस के प्राइसेस वो जो चढ़ गए हैं, और जो गल्फ कंट्रीज से उनका अपना नुकसान हो रहा है। जिस तरह मैंने बताया था, जिस तरह नुकसान है, दे विल टेक डिकेड्स इसमें रिकवरी करने के लिए। वो जो कंसेप्ट था द ग्लीमिंग सिटीज ऑफ मिडिल ईस्ट से दुबई की बातें हो रही थी, वो तो सारा शटर हो चुका है। और सिमिलरली अमेरिका के अंदर भी एक जो लोगों का एक राय आमा का जो आप समझ लें कि वो दे आर अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप है। ट्रंप को अपनी सर्वाइवल की भी होगी आगे, लेकिन आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी है। फिर ऊपर से ये भी है, देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कंटिन्यूसली वो बात करते हैं तो बताते हैं हमने ये डिस्ट्राइक किया, वो डिस्ट्राइक किया, तो वो अपने आप को ये भी बताते हैं कि टेक्टिकली हमारी अचीवमेंट्स भी हैं, सो वो भी साथ साथ करें। तो फिर ऊपर से ये भी है कि उन्होंने ये भी समझ लिया है दे कैन नॉट फोर्स ईरान को अपने डिक्टेशन करवाएं, तो वो रियलाइज है, तो देयर हैज टू बी ए नेगोशिएटेड सेटलमेंट। वो ये तो उनको समझ आ गई है कि हमने ईरान से जो चाहा था, जिस पर हमने हमला किया, रजीम चेंज और ये मामला, वो तो हम नहीं करवा सके, और ईरान से अभी तक हम एक बात भी नहीं मनवा सके। मुर्तज़ा साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। देखिए, मैं आपने जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर की बात की थी, उनके दो नुक्ते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। दो नुक्ते, जिसमें से एक नुक्ता आपने बयान किया, वो भी उसको भी थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है। पहला नुक्ता उन्होंने ये बयान किया कि अमेरिका और इसराइल को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए, क्योंकि ना उनको जिन अहदाफ के लिए वो आए थे वो हासिल हुए, और ना ही वो अपनी मिलिट्री के बल पर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके, बल्कि बरअक्स ईरान ने जितने उनके वार थे उनको सख्त तरीन उसके जवाब दिए। पहला नुक्ता उनको ये था कि इसराइल और अमेरिका इज्जत से अपनी यहाँ पर जो है डिफीट को तस्लीम करें और निकल जाएं इस ग्राउंड से और जंग को खत्म करें। दूसरा नुक्ता उन्होंने बयान किया, अगर न किया जाए तो फिर यह होगा कि ईरान ने अभी तक अपने 10 से 12 साल का जो मिसाइल स्टॉक है वो सील्ड पैक है, उसको हाथ ही नहीं लगाया है। उससे पीछे के जो मिसाइल हैं उनको ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और अब आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा। देखें, इसराइल कहता है कि ईरान महीने में 300 से 500 की प्रोडक्शन करता है मिसाइल्स की, और ईरानियंस ये कहते हैं कि हम पिछले 20-25 साल से मुसलसल मिसाइल्स बना रहे हैं, हमारा एक लम्हे का वक्फा मिसाइल प्रोडक्शन में नहीं आया, क्योंकि हमने अपने आप को लास्ट वॉर विद अमेरिका तैयार किया था। अब आप अंदाजा लगाइए, आप 300 का फिगर रखिए, 12 महीने से मल्टीप्लाई कीजिए, एक साल में 3600 मिसाइल, तो 10 सालों में कम से कम 36,000 मिसाइल, और 20 सालों में 72,000 मिसाइल। अब मैं आपको कैफियत नहीं बता रहा हूं, जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कितने एडवांस 10 साल के बाद जितने मिसाइल बने हैं वो सारे लेटेस्ट और एडवांस मिसाइल बने हैं, जिनकी रेंज अच्छा अब उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान लड़ना चाहे तो इसराइल से लेकर कतर तक का जो ये गल्फ का एरिया है, इसको एक बार नहीं कई बार मिसाइलों से हिट करके खत्म कर सकता है। दूसरा अहम नुक्ता जो मैं आपको भी बता रहा हूं, ये खबर कहीं पर ब्रेक नहीं हुई है, जो मुझ तक पहुंची है, अगर ये खबर ठीक है तो फिर ये वाकई जिलजिला है जो ईरान के पिछले चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे हाजीजादा शहीद
उन्होंने ये जुमला कहा था कि हमें न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं कि जो जमीन पर पड़ेंगे तो न्यूक्लियर वेपन जितनी डिस्ट्रक्शन करेंगे। और अभी मुझे एक खबर सुनने को मिली, शायद ये किसी मीडिया पर ब्रेक नहीं हुई है, कि एक नया मिसाइल जो ईरान अनकरीब लॉन्च करेगा, जिससे ट्रंप को सरप्राइज करेगा, 6 टन का उसका वॉर हेड है, 6000 किलो बारूद वो लेकर जा सकता है किसी भी मकाम पर। अगर ये बात हकीकत है तो आपने देखा हैफा के ऊपर, सॉरी डेमोना के ऊपर जो इन्होंने मिसाइल मारे, 2 मिसाइल थे नीमटन के, 500 किलोग्राम का वॉरहेड था उनका। उन 2 मिसाइल्स ने पूरे उस एरिया को कोलैप्स कर दिया, खत्म हो गया। अगर 6000 किलो मतलब 6 टन का 6000 किलो वॉरहेड वाला मिसाइल अगर किसी इलाके में पड़ेगा तो वो आधे शहर को खा जाएगा। तो ये एक ऐसी खबर है कि अगर ये वाकई सच साबित हुई तो अमेरिका और ईरान को शायद तस्लीम होने, अमेरिका और इसराइल को शायद तस्लीम होने में ज्यादा वक्त नहीं पड़ेगा, बजाय ईरान के अमेरिका और इसराइल तस्लीम होंगे बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुर्तज़ा नकवी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। इस हम मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अगली खबर के हवाले से बात करेंगे, आपको बताएंगे आलमी मंडी से एक बड़ी खबर आई है, जहां खाम तेल ब्रेंट क्रूड $109 से गिरकर $100 के करीब आ गया, जबकि अमरीकी मार्केट के बेंच मार्क WTI यानी वेस्ट एक्सेस इंटरमीडिएट की कीमतों में भी 10% की नुमाया कमी देखी गई। दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीदें जाग रही हैं, मगर पाकिस्तान में तस्वीर इसके बरक्स है। यहाँ सवाल ये किया जा रहा है कि क्या आलमी मंडी का ये रिलीफ उनकी जेबों पर भी पहुंचेगा, या फिर डॉलर और रुपए की जंग में ये खुशखबरी कहीं गुम ही हो जाएगी। हुकूमत दावा तो करती है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी सुना रही होती है। खतरनाक खबर ये है कि 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG यानी माया कुदरती गैस का स्टॉक खत्म होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि गैस और बिजली का एक बड़ा बहरान हमारे सरों पर दस्तक दे रहा है। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी से सप्लाई लाइन बुरी तरह मुतासिर हुई है और मुतबादिल कार्गो इतने महंगे हैं कि उन्हें खरीदना मईशत पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगा। अगर बर वक्त इंतजाम ना किए गए तो मुल्क में कारखाने बंद, चूल्हे ठंडे पड़ सकते हैं, जो हमें एक बड़े और नाकाबिल कंट्रोल तवानाई बहरान की तरफ धकेल सकते हैं। सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि पंजाब में फ्यूल राशनिंग, इजाफी छुट्टियां और हाइब्रिड तालीम जैसे सख्त किफ़ायतजारी प्लान पर गौर करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत पंजाब बिजली और पेट्रोल बचाने के लिए सख्त इकदाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि गिरते हुए ज़खायर को सहारा दिया जा सके। एक तरफ आलमी सतह पर तेल सस्ता हो रहा है, दूसरी तरफ हम राशनिंग और बंदिशों की बातें कर रहे हैं। ये तजाद साबित होता है कि पाकिस्तान की तवानाई की पॉलिसियां इस वक्त ICU में हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शुएब अहमद। डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल जो है ये तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है कि पाकिस्तान जो है वहाँ से ये तमाम चीज़ें, पहले पेट्रोल का ख़तरा था और अब गैस जो है वो भी इस्तेमाल नहीं होगी। अगर ये जंग बढ़ जाती है, खुदा न ख्वास्ता LNG ख़त्म होने का खदशा है, चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, स्कूल जो हैं उनको बंद किया जाएगा, दीगर मामलात भी जो हैं वो ठप हो जाएंगे। कितना ख़तरनाक है ये सारा सिस्टम? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज ज़रा थोड़ा सा मेरा जो बात का जो मेरा मौक़िफ़ होगा वो थोड़ा सा इसलिए निस्बतन मुख्तलिफ होगा कि होता ये है कि हम जब कोई इस तरह का क्रिटिकल सिचुएशन बनती है ना, तो अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से उसमें हम एक इतनी ज़्यादा एक्सटर्नल हाइप क्रिएट कर देते हैं ना, कि उसकी वजह से ना जो सबसे ज़्यादा खतरा पैदा होता है वो फियर फैक्टर है जो हमारे कंज्यूमर को पैदा हो जाता है। आज आपको मैं एक छोटी सी, चूंकि मैं कॉमन मैन की बातें करता हूं तो इसीलिए मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, फिर मैं आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करके देता हूं। ठीक है। मुझे आते हुए मेरे ड्राइवर ने अभी गाड़ी में ये कहा, उसने कहा कि जी आप ना जल्दी जल्दी चीजें खरीद लें, क्योंकि अब इसके बाद ये चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि ये हमारी इस्तात से बाहर हो जाएंगी। इसको कहते हैं वो मार्केट फेयर, जो हम जब कभी कोई बात करते हैं और वो लॉजिकल नहीं होती, या हम उसके बैकग्राउंड को पूरी तरह से स्टडी करके उसका एनालिसिस करके अपने लोगों के सामने नहीं लाते। मैं देखिए 2-3 आज बड़ी जरूरी बातें करूंगा। मैं अपनी कौम को ना तो यकसर मायूस करूंगा कि वो बिल्कुल ही होपलेस हो जाएं और जाके ये पैनिक बाइंग शुरू कर दें और बिल्कुल जनाब एक वो डिमांड सप्लाई का सिचुएशन गड़बड़ हो जाए, और ना ही मैं आपको ये कहूंगा कि खतरा नहीं है। खतरा जरूर अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ेगा कि वो खतरा है क्या और किस हद तक वो बढ़ सकता है अगर उसके ऊपर हमारे यहाँ प्रॉपर्ली होमवर्क ना हुआ। देखें, ये जो LNG का स्पेशली, अब अगर हम स्पेसिफिकली LNG और LPG के हवाले से बात करें, आपको पता है एक गैस आपके चूल्हों के लिए है, एक गैस आपकी इंडस्ट्री के लिए है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो 3 डायमेंशनल कह लीजिए, 3 हिस्से हैं उसके। ये एक त्रिकोण है।
अब इस त्रिकोण में एक है आपका एक्सटर्नल फैक्टर, आलमी बुरान, हमें पूरी पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अब उसमें हो ये रहा है, देखिए मुझसे एक सवाल किसी ने आज पूछा कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट में तो चीजें सस्ती हो रही हैं, तेल सस्ता हो रहा है, तो हमारे यहाँ क्यों महंगा हो रहा है? तो ये देखिए, ये बड़ा आसान और इसका सादा सा जवाब है कि जो फिजिकल एक्सेस चीज की होती है ना, एक तेल निकल रहा है मिसाल के तौर पर अमेरिका में, आप उसको यहां तक लाएंगे, आपको उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, उसके अंदर रिस्क फैक्टर है, उसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व है, बहुत सारे और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वहां से अपलोडिंग है, डाउनलोडिंग है। तो यूं नहीं होता कि आज अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीजें सस्ती हो गई हैं तो उसका फौरी तौर पर इंपैक्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। सेम इज द केस विद एलएनजी और एलपीजी कि अब हुआ ये है हमारे यहाँ, देखिए एक इसके अंदर इसमें जो एक्सटर्नल रियलिटीज है, जो बैरूनी जो इस वक्त हमारे पे बहरान है, वो अपनी जगह पर दुरुस्त है और अपनी जगह पर कायम है। दूसरा जो है ना, हमारा जो सबसे बड़ा इशू हुआ है, जिसके ऊपर मैं हमेशा मेरा रोना धोना रहा और मैं हमेशा कहता रहूंगा और मैं इस बात को हमेशा खुले और जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज करूंगा कि जो हमारी जो गवर्नेंस के अंदर स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं, आप ये देखिए ना, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ना, एक्सटर्नली तो है, इंटरनली जो हमारा एक स्ट्रक्चरल जो हमारी वीकनेसेस है, अब आप ये देखिए कि हमने अब तक जितनी भी अपनी पॉलिसी रखी है, हमने सिर्फ और सिर्फ रिएक्शनरी रखी है, रद्द अमल। यानी कोई भी बहरान आएगा तो हम उस बहरान को, उसके लिए हम इमरजेंसी मोड पे चले जाते हैं, हमने अपना कोई होमवर्क नहीं करके रखा होता। ये हमेशा से मुझे गिला रहा है और ये रहेगा। इसके लिए हमारे पास प्रिपरेशन नहीं होती, यानी हमारे सिस्टम में इतनी रिजिलियंसी नहीं है कि हम स्टैंड ले सके। और मतलब यानी आलमी मार्केट में जरा से भी को ऊपर नीचे होगा तो हम पूरा का पूरा सिस्टम हमारा हिल जाएगा। यानी ये इसका एक सेकंड एस्पेक्ट है जो कि बड़ा सीरियस है और ये हुकूमती सतह के करने का काम है। अब आ जाती है जी अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी और आपकी, हम कॉमन मैन की क्या है। हमारी कॉमन मैन का जो एक सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूं कि ये इनका एक बड़ा ही हमारे माशरे का एक बदनुमा पहलू है, वो है हमारा फियर फैक्टर। यानी बगैर सोचे समझे, यानी वो एक पीक फ्रीज पाइपर नहीं हुआ करता था, वो जो लेके बच्चों को पाइपर लेके निकल जाता है, यानी यहाँ जरा सा कोई पाइपर ने पाइप बजाया और उसके पीछे सारी की सारी अवाम चल पड़ेगी कि जनाब खतरा आ गया, खतरा आ गया। अब फ्यूल की जो प्राइसेस जिस दिन चेंज हुई थी, आपने देखी है हिमाकत, एक टैंक आप कितना फ्यूल का चला लेंगे और लाइनें लगी हैं, पूरी पूरी रात लोग वहां ख्वार हो रहे हैं। अब ये जब इंटरनेशनली जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि यार ये मुल्क तो आटा दाल पानी का जो है ना भाव वो पूरा नहीं कर रहा है, ये हमारे सामने इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या खड़े करेगा। लोगों को अंदाजा नहीं है कि हमारी इन हिमाकतों से, और ये आज जो जब आप सिटीजन जर्नलिज्म के दौर से गुजर रहे हैं, हर सेकंड के बाद आपकी वीडियो अपलोड हो रही है, इसका इंटरनेशनल मार्केट में कितना बुरा असर पड़ता है। अच्छा, फिर यहीं तक पहलू नहीं है, ये तो हो गया ना मैं और आप कॉमन मैन हो गए। अब हमारे जो माशाल्लाह इसके अंदर आ जाते हैं जखीरा अंदोज ब्लैक मार्केटिंग वाले। अंदाजा कीजिए कि मैं, ये भी खबरें हैं कि जनाब आपकी ब्लैक मार्केट इस वक्त इतनी सरगर्म हो गई है कि वो उनके आला सतह पे राब्ते होते हैं, यानी वो डे टू डे मैनेज कर रहे होते हैं सरकारी एहलकारों के साथ मिलके कि उनको वो इनसाइट दें कि अब हम प्राइस में ये चेंज लाने लगे हैं। तो ये तीन फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने हमारे इस पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है और फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। अच्छा, एक और मैं बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं आपको ना, ये भी पता है पैनिक से मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, जो ये पैनिक कर रहे हैं ना इस वक्त। हाँ, इसका रोल कितना है हमारे एनर्जी मिक्स के अंदर, ये बहुत अहम और टेक्निकल सवाल है और हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए समझने के लिए जरूरी है। देखिए हमारी 70% अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का आज बड़ा फजलो करम है, सब कुछ होने के बावजूद, जितना भी बुरा भला कहें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ चले, वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है, हाफ ग्लास फिल्ड जरूर है हमारा 70% इस वक्त तक हम जो है ना लोकल अपना डिपेंड कर रहे हैं। और उसकी मैं आपको ना क्विकली, मैं आपको एनर्जी मिक्स की भी मैं डिटेल बता दूं ताकि ये हमारे दोस्तों को, देखने वालों को, सुनने वालों को पता हो कि ये मैं लेम बातें नहीं कर रहा, कोई बेसलेस बातें नहीं कर रहा। आपके एनर्जी मिक्स के अंदर जो इस वक्त आपका जो है वो हाइडल तकरीबन हम 25 से 30% ले रहे हैं, आपका थर्ड कोल से हमें तकरीबन 20 से 25% मिल रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी में हमें तकरीबन 10 से 18, 12 से 18% वो दे रही है, रिन्यूएबल में हमारे पास तकरीबन 5 से 7% आ रही है। हम सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं RLNG पर जो है वो हमारा 8 to 12% है, ठीक है। और वो भी हम 99% ले रहे थे कतर से, वो हमारे दरामदी उनके साथ एग्रीमेंट्स हमारे चल रहे थे। अब कतर के साथ आपको पता है कि एक डिसएडवांटेज हुआ, उनकी पाइपलाइन का इशू आया, वो अपनी कमिटमेंट से उन्होंने नहीं कोई बिग बैकड्रॉ, वो जो है ना वो विड्रॉ किया या कुछ किया, उनका अपना इंटरनल क्राइसिस आ गया सारी की सारी सिचुएशन के अंदर।
और मैं तो ये भी आपको कहूंगा कि ये जो अब जंग है, ये जंग तो अब तवानाई की जंग बनती जा रही है। ये जंग तो कोई फिजिकल जंग या कब्जे की जंग तो लग नहीं रही है, किसी को ऐसे ही। सरेंडर करवाने की जंग तो लग नहीं रही। तो लिहाजा कोई इतनी ज्यादा पैनिक वाली या खतरे वाली बात नहीं है। जो इसमें रोल है ना, अब देखिए जो टेस्ट होती है, नेशन कैसे टेस्ट होती है, बुरहान कब नहीं आते। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने पूरी दुनिया को बुरहानों में ही देखा है, और हाँ, उन बुरहानों में सबसे ज्यादा मुतासिर भी हम ही होने वाले होते हैं। टेस्ट किस चीज का होता है? ये टेस्ट होता है हुकूमत के विल का टेस्ट होता है, हुकूमत की कमिटमेंट का टेस्ट होता है, अवाम की विल का, अवाम की कमिटमेंट का टेस्ट होता है। मैं 2-3 गुजारिशात करूंगा ताकि अल्लाह करे कि शायद ये मेरी बात मैं हमेशा अपने उसमें कहा करता हूँ कि किसी के दिल में उतर जाए। हुकूमत के सतह पे काम करने के क्या है? बहुत ही केयरफुल प्लानिंग। और केयरफुल प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप प्लीज, जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ये मैं एक लफ्ज है हमेशा कहता हूं, जो हमारे अंदर जो एतमाद की कमी है, और हमारे यहाँ कोई एतमाद में लेने के लिए तैयार नहीं होता और ना कोई हुकूमत पर एतमाद करता है। उसकी वजह यह है कि जब हम हुकूमत के अल्ले तल्ले देखते हैं, ऐसे जब ही है। उनकी शाहाना खर्चियां और शाहाना स्टाइल देखते हैं, यानी आपने ठीक है जी, आपने कहा कि मिनिस्टर साहब तो 1800 सीसी की गाड़ी में जाएंगे, लेकिन उनके पीछे जो 3 डाले चल रहे होते हैं, 2500 सीसी और 3-3 हजार डॉक्टर सीसी साहब, वाले, वो कौन सा फ्यूल एक अहम पॉइंट है, उस पर तो जरा गुजारिश नजर सिर्फ डालिएगा कि पाकिस्तान की तवानाई पॉलिसियां आईसीयू में ही क्यों रहती हैं? आपके ख्याल में कौन सी ऐसी गलतियां हैं, बुनियादी गलतियां, जिनकी वजह से आलमी मंडी में कीमतें गिरने के बावजूद हम और आम आवाम उससे फायदा नहीं उठा पा रहे? मैंने वही बताया ना आपको, वो पहली गलती तो यही होगी ना कि आपके पास आपका स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है वो कोई नहीं है। आपके ठीक। पास अगर रिजर्व हो, अगर आपने पहले से प्लान करके रखा हो, एग्रीमेंट्स करके रखे हो, क्योंकि देखिए ये ऐसे नहीं होता कि वहां से पाइप में आज आपने एग्रीमेंट किया, पाइप खोला उन्होंने और फ्यूल आपकी तरफ शिफ्ट हो गया, ऐसे नहीं होता ना। एग्जैक्टली। ये तो एक इसकी बकायदा प्लानिंग होती है, जाके परचेजिंग होती है, उसके बाद आपके पास जो आपका अपना जो एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके अंदर आपके पास एक आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, कि आपकी बाइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास उसके अकॉर्डिंगली डॉलर्स होने ठीक, चाहिए जो बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल आपको जो है ना वो मार्केट में पे करने होते हैं। हमारे पास ना तो पैसे होते हैं, ना हमने कोई अपना जो है ना इंटरनेशनली वो मेंटेन करके रखा होता है बिल्कुल बैलेंस ठीक ऑफ है। पेमेंट, एनर्जी क्राइसिस ट्रेड को डेफिसिट। संभालने के लिए प्रॉपर एक हिकमत अमली होनी चाहिए, जो कि हम करने में नाकाम है। और अभी भी है कि अभी से अगर किया जाए तो बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुएब समर साहब मौजूद थे, इस सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। इसी से रिलेटेड बात करेंगे, सोने की कीमतों में होने वाली तारीखी कमी की खुशी महज जो है 24 घंटे बरकरार रह सकी। रिकॉर्ड गिरावट के अगले ही रोज़ सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखा गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना 16,300 रुपये महंगा होकर 4,64,000 रुपये से तजावुज़ कर गया है, जबकि आलमी मंडी में भी फी ऑन सोना $163 के इजाफे के साथ $4,413 पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज़ 43,000 रुपये के रिकॉर्ड कमी ने जहां आवाम में सोना सस्ता होने की उम्मीदें जगाई थी, वहीं आज के इस अचानक इजाफे ने खरीदारों को एक बार फिर तज़ब्ज़ुब और सराफा बाज़ारों में खलबली मचा दी है। सोने की कीमत में इस यकदम इजाफे की बड़ी वजह आलमी मार्केट में सोने की तलब का दोबारा बढ़ना और गैर यकीनी मौशी सूरत हाल बताई जा रही है, जिसके बायस मकामी मार्केट में भी कीमतों ने दोबारा ऊंची उड़ान भर ली है और इस उतार चढ़ाव के बराह रास्त असरात मुतवसत तबके पर सामने आ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन मोहम्मद अरशद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कल हमने देखा कि सोने की कीमत में 43,000 रुपये कमी आई, उसके बाद अचानक से 16,000 रुपये बढ़ा दिए गए। क्या समझते हैं आप, मार्केट में कोई बड़ी हेरा फेरी हो रही है या आलमी मंडी का दबाव इतना शदीद है कि कीमतें जो हैं वो इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बात यह है कि देखें, इस वक्त हमें नज़र रखनी पड़ेगी जियो पॉलिटिकल जो इस वक्त कंडीशन है, उसके बायस जो है तमाम ये उतार और चढ़ाव हो रहे हैं। हमने 23 मार्च को देखा कि मार्केट में $400 पर ऑन्स जो है कमी हुई और मार्केट आकर खड़ी हो गई 4,097 $4,097 पर खड़ी हो गई। लेकिन उसी दिन 23 मार्च को ही हमने देखा कि मार्केट दोबारा $4,500 तक पहुंच गई। तो एक बड़ा ब्रेकअप था और बड़ी डाउन मार्केट हुई। एक दिन के अंदर इतना 1 ऑन्स की कीमतों में इतना उतार चढ़ाव देखा गया जो बाइस तशवीश है। इसका रीजन ये है कि इस वक्त ईरान और इसराइल के जो मामलात हैं और जो खबरें आ रही हैं ऑयल की कीमतों में इजाफा, ये सबब है सोने की कीमतें नीचे आने का। लेकिन हम समझते हैं जैसे ही मामला बेहतर होंगे तो ये इंशाल्लाह ताला कीमतें जहां थी वहीं पर आकर रुक जाएंगी। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये कीमतों में इस्तेहकाम कब तक आएगा या फिर ये मामला इसी तरह चलता रहेगा? क्योंकि लोग जो हैं देखिए जी
ये डिपेंड करता है जोग्राफियाई हालात के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, कि इंटरनेशनल मार्केट में जब ऑयल की कीमतें बढ़ी तो इन्वेस्टर जो है वो तमाम जो है वो ऑयल के अंदर ट्रेडिंग शुरू की, क्योंकि आपको पता है क्रूड ऑयल जो है $60-65 फी बैरल चल रहा था और वो एकदम $130 तक चला गया, तो लोगों का रुझान वहां चला गया तमाम। और गोल्ड जो एक सेफ हेवन था, लेकिन देखें अब अमेरिका ने क्या ड्रामा किया कि अपने जो बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर 4.45% जो है वो उस पर प्रॉफिट टैगिंग शुरू कर दी। तो लोगों ने, एक जो बड़ा इन्वेस्टर है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, उसने कहा कि यार गोल्ड जो है, गोल्ड तो रखा है, उससे क्या मिलना है, तो बॉन्ड्स की तरफ है। मतलब एक पॉलिसी है कि अमेरिका जो करेंसी है, जो डॉलर है, उसको मजबूत करने के लिए एक स्वीट लॉलीपॉप समझ लें आप इसको। हम्म। अच्छा, अब आलमी मंडी में जो कीमत है $4,413 तक पहुंच गई है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मकामी मार्केट में सोना 5 लाख की हद अबूर कर जाएगा, नफसियाती हद? देखिए, जो सूरत हाल है और जो गोल्ड की हिस्ट्री है, तो हम ये समझते हैं कि हमने तो आज तक 70 साल के अंदर यही देखा कि गोल्ड ने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। जिस टाइम में अगर हम सालाना रिपोर्ट की बात करें तो हर साल जो है हम जायजा रिपोर्ट जो बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर, वो बढ़कर ही बनती है सोने की, कभी कमी होकर नहीं बनी। और ये अप डाउन जो है आते रहते हैं और लेकिन सोना अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ता ही एक हिस्ट्री है। अच्छा मोहम्मद अरशद साहब, जिस तरह से तो कीमतें पाकिस्तान फ्लक्चुएट कर रही हैं, आप क्या समझते हैं कि जो सरमायाकार हैं, जो जूलर्स हैं, उनको इससे नुकसान हो रहा है या फ़ायदा पहुंच रहा है? जी, बहुत नुकसान हुआ हमारे सेक्टर को, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ज्वेलर का सेक्टर है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, और स्पेशली हमारा वो कारीगर तबका जो माहिराना मतलब जेवरात बनाने का समझ लें पूरी दुनिया के अंदर जिसने अपना एक मकाम बनाया हुआ था, वो मुतासिर हुआ। और दूसरी बात ये कि आज वो बेचारे जो हैं, मतलब हमारे कारीगर हजरात जो भाई हैं, वो इस वक्त इंतहाई कर्जदारी का शिकार हैं, कारोबार नहीं है, काम नहीं है। जब ज्वेलर्स के पास सेल होगी तो वो अपने कारीगर को जो उससे जिससे काम बनवाता उसके पास काम आएगा। जब ऑर्डर ही नहीं है, 80% दुकानदार ऐसे रहे इस माह रमजान के अंदर जो बिस्मिल्लाह तक की नहीं कर पा सके हम्म। कि वो कुछ सेल कर सकें। अच्छा, हमें ये सूरत बताइएगा हाल आखिर रही में कि रमजान ये मुबारक के वक्त है रमजान। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गोल्ड में, तो ये देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा, गोल्ड की बात करूंगा। गोल्ड ने जो है हमेशा अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। अगर $5,400 पर ऑंस उसने दिखाया है हाईएस्ट, तो ये 5,400 पर डॉलर फी ऑंस जो है दोबारा भी आप मार्केट देखेंगे, वक्त का अल्लाह को पता है, गैब का इल्म अल्लाह को पता है। लेकिन हमने जो बचपन से देखा, हमारी ये हिस्ट्री है कि पाकिस्तान मतलब गोल्ड की हिस्ट्री है कि ठीक हमेशा जो है सोनी कीमतें जो है जो उसने दिखाया उससे ऊपर ही गई हैं। 70 साल रिकॉर्ड है ये ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साहब हमारे गोल्ड साथ हिस्ट्री मौजूद का। थे और गोल्ड की जो कीमतें हैं उनके हवाले से बता रहे थे किस तरह से फ्लक्चुएट करें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। महकमा मौसमियात ने आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क के तूल अर्ज़ में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया। मगरबी हवाओं का ये सिलसिला 27 मार्च को मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जिसके ज़ेर असर बलूचिस्तान के साहिली इलाकों गवादर और पसनी से लेकर कोयटा और कल्लात तक बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों चित्राल, सवात और मरी, गलियात समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में भी मतला अबर आलूद रहेगा और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के शहरों लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान के साथ साथ सिंध के बासियों के लिए भी अच्छी खबर है कि कराची और हैदराबाद में 25 से 29 मार्च के दौरान बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। सखर, लाड़काना और दाऊदू में भी बारिश मुतवक्की है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी मौसम सर्द रहने की तवक्को है। इसी पर बात करेंगे डायरेक्टर PDM में मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, क्या समझते हैं ये जो पेशगोई की गई है कि 30 मार्च तक मुल्क भर में बारिश हो सकती है? पाकिस्तान में कौन कौन से इलाकों में बारिश होगी? क्या किसी जगह अलार्मिंग सूरत हाल होगी? और अभी हमने देखा कि ईद से पहले 2 रोज़ या 3 रोज़ बारिश हुई और दोबारा से मौसम जो है उसने बिल्कुल पलटा मारा। सर्दियां ऐसे लग रहा था वापस आ गई हैं, तो क्या दोबारा से ऐसा होने वाला है? जी देखें, एक तो जो आपने इंट्रोडक्शन में बात कर दी खुद ही, थैंक यू वेरी मच मौका देने का। एक तो आपने बात कर दी खुद इंट्रोडक्शन में कि इस तरह का मौसम हो गया है, बिल्कुल दुरुस्त है। और अभी जो मौसम अगला आ रहा है उसमें 2 स्पेल आ रहे हैं। एक तो ये 25 और 26 के दरमियानी रात शुरू हो रहा है, ये थोड़ा सा हल्का है और ये उधर से ही
गवादर और बसनी से शुरू होता है, बल्कि ईरान के कुछ हिस्से में से बारिश ये मगरबी हवाएं हैं जो आ रही हैं और सर्दियों में यही बारिश लाती हैं। और ये मार्च का महीना जो है वो ये कोई बारिशों वाला महीना आमतौर पे नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा बारिश, एक तो ये स्पेल है, फिर दूसरा एक स्पेल है जो 29 तारीख का है, वो इससे थोड़ा सा समझ लें ज़्यादा शिद्दत का है। वो तकरीबन 25-30 मिलीमीटर का है, और ये जो 26 वाला है ये मैक्सिमम 8 या 10 मिलीमीटर का है। और बाकी आपने बता दिया कि ये उधर बलूचिस्तान के ऊपर वाले हिस्से से होता हुआ, और ये डेरा गाजी खान के बाहर वाली साइड जो बलूचिस्तान की बनती है और केपी में दाखिल होगा और इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। ठीक। और लेकिन साथ ही उसी दिन दूसरा जो स्पेल है वो तकरीबन पूरे पंजाब को हल्की बारिश, बूंदाबांदी और हल्की बारिश उसमें होगी। जो 29 तारीख वाला है उसमें बारिश चूँकि 25-30 मिलीमीटर तक हो सकती है और शिद्दत की। और इसमें एक चीज़ का ख़ास तौर पे ज़मींदारों के लिए एक आप समझ लें कि अलर्ट है कि अब गंदम की जो फसल है इस वक्त तकरीबन वो सिट्टा में बीज बन चुका है। तो सॉरी, मेरा थोड़ा जी। सा प्रॉब्लम आ रहा था गले में। ठीक है। तो मलिक जो साहब, हमें बीज ये भी बन चुका बताइएगा है, कि जो आपने कहा कि एक स्पेल जो है वो 29 को आ रहा है, तो क्या पंजाब में भी बारिश होगी इससे? जी वो पंजाब वो ज्यादा बारिश वाला है सिस्टम, और पंजाब में आ रहा है, और सारे का सारा पंजाब पंजाब के कौन कौन से शहर हैं इसकी उसमें लपेट में जो आएंगे? और उसमें सियालकोट और नारोवाल के जो इलाके हैं वो चूंकि ऊपर पहाड़ों के साथ हैं, इंडियन जो हिमालय है उसके नज़दीक है, तो वहाँ पर जो ज्यादा रुटकुइयाँ इम्कानात हैं, हैं। जो नदियाँ हैं, उनमें नल्लाज जो हैं उनमें भी पानी आने के चांस है। और ख़ास तौर ज़मींदारों के लिए कि गंदम जो है उसमें पानी कोई अभी ना लगाए, पंजाब पूरे में पानी ना लगाएं, क्योंकि अगर पानी लगाया ऊपर से बारिश हो गई तो उससे पैदावार जो है वो अच्छी खासी कम हो, 10 से 15 मानफी एकड़ के हिसाब से पैदावार कम हो सकती है। हम्म। तो ये वैसे मौसम इसमें बारिशें आमतौर पे नहीं होती हैं इतनी, लेकिन ऊपर पहाड़ी जो इलाके हैं उसमें बारिशें ज़्यादा हैं। और उसमें यह है कि इस वक्त जो इंडियन डैम्स हैं उनकी जो सूरत हाल है वो 38% पे है, एक 58% पे है, 58% पे है भरे हुए हैं। तो उनमें ऊपर बारिशें ज़्यादा हैं, तो उनमें काफ़ी सारी गुंजाइश है, यानी पानी नीचे सैलाबी सूरत हाल नहीं होगी, लेकिन ये जो नल्लाज हैं उनमें पानी आने के चांस अब है। मलिक साहब, पीडीएमए ने बारिश के दौरान पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल, अर्बन फ्लडिंग वगैरह और दीगर हादसा से निपटने के लिए कोई तैयारी की है? सेहत के मामलात के हवाले से भी बताइएगा कि उस हवाले से, क्योंकि जब भी बारिश होती है आलूदगी में कमी तो होती है, लेकिन बहुत से इन्फेक्शन जो हैं वो सामने आते हैं, तो उससे निपटने के लिए कोई लेकिन तैयारी? इसमें ये वाला जो है मौसम, ये चूंकि मौसम ठंडा नहीं है, गर्म था। जो ईद से गर्मी है। पहले एक हफ्ता पहले टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 36 तक पहुंच गया था, 37 तक पहुंच गया था, अब वो वापस 30 पे आ गया है। तो अभी ये जो बारिशें हैं ये टेम्परेचर को मजीद जो है वो बढ़ने से रोकेंगी, यानी जो टेम्परेचर है वो तकरीबन नीचे वाला जो है वो तकरीबन 17 पे 18 पे रहेगा, ऊपर वाला मैक्सिमम जो है ना वो 30 और 31 तक जाने का है। तो आमतौर पर अप्रैल के जो महीना है उसमें तकरीबन चला जाता है 35 से ऊपर ऊपर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मलिक साहब, अभी क्योंकि हम लोग लाहौर में रहते उसको हैं तो भी हमारा ये कंसर्न जो है ना लाहौर के हवाले से ज्यादा है, तो क्या लाहौर में बारिश होगी? जी लाहौर में दोनों जो स्पेल हैं वो 26 वाला उसमें भी बारिश है, और जो 29 वाला है उसमें भी बारिश है। और जो आपने बात की आलूदगी के हवाले से, तो यकीनी बात है आलूदगी एक दफ़ा वो कम करेगी, लेकिन उसके बाद चूंकि टेम्परेचर वो ज़्यादा है, तूफानी 31 तक बारिश होगी 32 या तक फिर चला जाएगा। नॉर्मल जिस तरह से हमने रमजान में देखी उस तरह की बारिश का सिलसिला होगा? जो 29 वाला है उसमें थोड़ी बारिश ज़्यादा, वो मैंने आपको बताया कि पहली जो जी। 26 तारीख वाला है पहले इसमें तकरीबन कोई ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिलीमीटर की है, और जो 29 वाली है उसमें तकरीबन वो 30 तक भी ठीक है, मौसम पहुंचेगी, यानी खुशगवार रहेगा। 25 से बहुत 30। शुक्रिया। हमीदुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर मीडिया में सारे मामले के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।